हल्द्वानी में 4000 घरों पर क्या बुलडोजर चलेगा, मुसलमान सड़क पर हैं वगैरह वगैरह की चर्चा जो थी, उसमें आज सबकी नजर थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अंदाजा था। मानवीय आधार पर फिलहाल हल्द्वानी में उन लोगों को राहत मिली जो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बसे और जिनसे जमीन खाली करवाने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया है और इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। लेकिन हल्द्वानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये दोनों बातें पहले साथ साथ समझ लीजिए, क्योंकि एजेंडाधारी बहुत घूमते हैं और वो तुरंत इस मामले को घुमा देंगे। तो क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये एक साथ आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इन्हें हटाना ही नहीं है। यह भी कैटेगोरिकली नहीं कह दिया कि इनमें से किसी को नहीं हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मानवीय पहलू है, कोई बीच का रास्ता खोजना होगा, मतलब मानवीय पहलू की बात की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह जमीन रेलवे की नहीं है, मतलब वो भी ये जो है ये नहीं कह रहा कि ये जो लोग कह रहे हैं ठीक है जमीन इनकी है, इनको नहीं हटा सकते। जमीन रेलवे की है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। वो कह रहे हैं मानवीय पहलू है कि 7 दिन में 50,000 लोग कैसे हटा देंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग 60-70 साल से रह रहे हैं, उन्हें पुनर्वास की जरूरत है, लेकिन यह नहीं कहा कि इन्हें यहीं बसा रहने दो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की मांग की ये जमीन इनकी है, ये घर इनके हैं, इसको कभी खाली नहीं करेंगे, इसको एक तरीके से हरी झंडी नहीं दे दी। जमीन किसकी है ये क्लैरिटी आज भी है और वो जमीन रेलवे की है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें बिल्कुल साफ कह दी, वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं, यानी ऐसे लोग ढूंढे जाने चाहिए। इसमें से कौन है जिनका जमीन पर बिल्कुल अधिकार का मामला ही नहीं बनता, बाकी जो कह रहे हैं उनके पास कम से कम देखा जा सके और उनका पुनर्वास हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमीन को लेकर रेलवे की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब जमीन रेलवे की है और वो कह रहा है कि भैया हमको जमीन की जरूरत है, तो इसको भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा। अब बीच का रास्ता क्या होगा, इसका फैसला राज्य सरकार और रेलवे को तय करके बताना है सुप्रीम कोर्ट को। बीच का एक रास्ता पुनर्वास हो सकता है कि इनको यहां से हटाकर कहीं और रहने के लिए दे दिया जाए, जिसका संकेत सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि हल्द्वानी के प्रदर्शनकारी तो पुनर्वास की मांग ही नहीं कर रहे, उनको तो यहां से 1 इंच नहीं हटना है। वो तो साफ कह रहे हैं कि ये उनकी जमीन है, जबकि हाईकोर्ट कह चुका है कि जमीन रेलवे की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि ये जमीन रेलवे की नहीं है। लेकिन जब ये लोग जमीन पर दावेदारी कर रहे हैं, जो दावेदारी कोर्ट से खारिज हो चुकी है, फिर भी जमीन से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये पुनर्वास के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है यहां जगह छोड़ते हैं, कहीं और जगह दे दो? ये तो ये जगह ही नहीं छोड़ना चाहते। साथ ही क्या इन लोगों को 6 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए का हर्जाना देकर भी हटने के लिए कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही ये 2,000 रुपए का की रकम इनको दी जा सकती है क्या? इसके बारे में भी आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात आपको बताता हूं। जिन लोगों के लिए मानवीय पहलू देखा जा रहा है, पुनर्वास का विकल्प भी खंगाला जा रहा है, वो पुनर्वास की बात तो छोड़िए, वो तो हल्द्वानी में दूसरा शाहीन बाग बना चुके थे। वो लोग जो शाहीन बाग और दूसरे एंटी सीए प्रोटेस्ट का चेहरा थे, वही लोग हल्द्वानी पहुंच गए बॉस। और इनमें एक नाम सैयद उज़्मा परवीन का है। ये मुस्लिम महिला एंटी सीए प्रोटेस्ट के चेहरों में एक थी। ये लखनऊ की रहने वाली है और लखनऊ से हल्द्वानी पहुंच गई। क्या हल्द्वानी में लोग कम थे जो ये लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची? ऐसा क्या कर देंगी? ये वकील हैं, केस लड़ने गई हैं, वहां कम मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं। जहां अतिक्रमण हटाने का विरोध रहा है वहां पहुंच गई। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने वालों ने इन्हें पूरी फुटेज भी दी, इन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें मंच दिया गया। वहां उन्हें शाहीन बाग की शेरनी बुलाया जा रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक बार जरा माहौल देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कि दुनिया लिखेगी किताब
इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये सब देखकर सुनकर क्या आपको लग रहा है कि ये पुनर्वास के लिए मान जाएंगे या कोई कहेगा कि ये पुनर्वास की मांग कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे जमीन पर अपना हक जता रहे हैं और भीड़ जुटाकर इनकलाब के नारे लगा रहे हैं जैसे कोई आजादी की लड़ाई चल रही। और शाहीन बाग जैसे आंदोलन का चेहरा रही जिस महिला की मैं बात कर रहा हूं, उस महिला के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये ओवैसी की पार्टी से जुड़ी रही है। उज़्मा परवीन ओवैसी की पार्टी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुकी है। इन्होंने हल्द्वानी जाकर क्या कहा, एक बार आपको वो भी सुना देता हूं। पहली बात तो ये कि जो जहाँ बसा है उसे उजाड़ने का क्या ही मकसद है। 100 साल हो गए यहाँ पर लोगों को बसे। अगर आप संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, तो कानून हमारा क्या कहता है कि 15 साल से ऊपर अगर कोई कहीं पर रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मिल्कियत होती। तो यहाँ 150 सालों से ये लोग जो बसे हुए हैं तो ये इनकी मिल्कियत है, इन्हें हटाया ना जाए, इन्हें उजाड़ा ना जाए। 100 साल से रहते हैं, कानून और संविधान ये सब शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं। बॉस, वही संविधान कहता है ना कि अगर कोर्ट फैसला कर रहा है तो उसको सुनिए। तो हाई कोर्ट को नहीं सुना, अब सुप्रीम कोर्ट जब पुनर्वास के लिए या दूसरी चीजों के विकल्प के लिए कहेगा तब देखेंगे कितना सुनते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि ये हक की लड़ाई है, लेकिन ये जिस लखनऊ से हल्द्वानी आई हैं उसी लखनऊ में कुछ दिन पहले रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए थे। वहां बुलडोजर चला था। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यह भी रेलवे की जमीन खाली कराई गई। वहां भी जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया, घर तोड़े गए, हटाए गए। तब ये मैडम कहां थी? ये तो उसी लखनऊ की है ना जहां पर लखनऊ में ये हो रहा था। तब हक की लड़ाई इनके लिए नहीं थी क्या? सिर्फ धर्म देखकर इन्हें हक की लड़ाई लड़नी होती है? लखनऊ के डॉलीगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की अच्छी खासी जमीन थी जिस पर बरसों से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अब वहां रेलवे को विकास से जुड़े काम शुरू करने थे तो अतिक्रमण बाधा बन रही थी। तब रेलवे ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस बुलडोजर वाली खबर को मीडिया में आपने नहीं देखा होगा क्योंकि यहां किसी को धर्म नहीं दिखा और रेलवे ने शांति से अपनी जमीन खाली करवा ली। रेलवे की कोशिश थी कि ऐसे ही हल्द्वानी में भी अतिक्रमण हटवा लेंगे, लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि वहां धर्म विशेष का मामला बना दिया गया। और ये लखनऊ से मैडम हल्द्वानी में जाकर न्याय दिला रही हैं, ये लखनऊ में न्याय दिलवाने नहीं गई थी। तो इन लोगों की नीयत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल भी मैंने आपको कहा था ना कि नेताओं की नीयत समझिए, ये लोग कितना आपके लिए अच्छा सोचते हैं ये समझिए। इन लोगों से जब ये कहा जाता है कि हल्द्वानी के जिस इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाना है वहां तो मुसलमानों के साथ हिंदू भी रहते हैं, तो ये लोग इन सवालों पर उलझ जाते हैं और इस बात को दूसरे मुद्दों से घुमाने लगते हैं। एक बार ये भी देखिए। आज आपको पता है 4500 से 5000 घर है मुस्लिम्स के, आपको पता है ना? ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं, हिंदू के घर भी तो है, हिंदू घर भी है, हिंदू घर भी, मंदिर भी है मैडम, मंदिर भी है। 32 मंदिर बात हिंदू नहीं 3 मंदिर है और 12 मस्जिद है। तो ठीक है ना, इंसानियत के बिल्कुल हम लोग इंसानियत के लिए लड़ रहे ना। जब हम लोग किसान आंदोलन में थे तो वहाँ पर भी तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी एक ये कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग हर तरह से। मोहतरमा आपको अवगत करा दे, मोहतरमा आपको कहा कि हिंदू मुसलमान वाली बात है नहीं, मजहब सबके लिए बराबर, मंदिर भी इसमें मस्जिद भी है, तो ठीक है बिल्कुल बराबर है। हाँ। लेकिन इल्जामात हमेशा से आए हैं ना। जब रिपोर्टर ने पूछकर एक्सपोज कर दिया कि यहां तो मंदिर भी हैं, यहां तो हिंदू भी हैं, तो इंसानियत की बात हो गई। और इसी बाइट में पहले बता रही थी कि कैसे जो है वो टारगेट किया जाता है मुसलमानों को। ये पूरा नैरेटिव देखिए बॉस, घूम फिर के वहीं जाता है कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, जाकर समझाना है कि मुसलमान खतरे में हैं, मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, मोदी बुलडोजर चला रहे हैं। फैसला हाईकोर्ट का है, लेकिन बताना यह है कि मोदी योगी के राज में और मोदी और धामी के राज में यह सब हो रहा है। असल में ये चाहते हैं कि ये लोग यहीं बसे रहें, लेकिन अब यहां पर बसे रहने के लिए कागज दिखाने हो, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मानवीय पहलू है। कई लोग लंबे समय से रह रहे हैं, शायद सबको एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता, शायद इसमें अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन हर व्यक्ति के केस को अलग से देखना होगा, किसी को कागजात चेक करने होंगे। आपको याद होगा कि शाहीन बाग से एक नारा निकला था, आपको याद होगा, और वो नारा क्या था जो शाहीन बाग से निकला था? वहां ये लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। ये नारा याद है ना, बड़ा फेमस हुआ था कि नहीं नहीं कागज नहीं दिखाएंगे बॉस। और क्या कहा जा रहा था कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, कागज देख लिया जाएगा तो क्या होगा ना, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी तो प्रदर्शन करने वाले ये कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे,
लेकिन आज जब अपनी जमीन की बात आई तो यही प्रदर्शन करने वाले कागज लेकर खड़े हो गए कि देखो मेरे पास, देखो ये देखिए मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास ये कार्ड है। ये सब बता रहे हैं कि इनके पास आधार है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, दूसरे कागजात हैं, और ये सब बार बार दिखाए जा रहे हैं। और इसी के आधार पर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर दावा ठोका जा रहा है। भाई वोटर आईडी से जमीन आपकी नहीं हो जाएगी, लेकिन आप कागज दिखाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कागज नहीं दिखाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने भी सारी बातें देखकर सब कुछ सोच समझकर फैसला दिया होगा, और जो बातें हो रही हैं कि रातों रात हटाया जा रहा है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हाईकोर्ट का फैसला नया नहीं है। 2016 में भी कहा था कि जमीन खाली करो, तब भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई की, सभी पक्षों और दलीलों को सुना और पूरा मौका दिया गया कि जिनके पास कागज है वो अपनी दावेदारी साबित करें। लेकिन कोर्ट इनकी दावेदारी से सहमत नहीं हुआ और फिर जमीन खाली करने का आदेश दिया। अतिक्रमण करने वालों का दावा है कि हल्द्वानी में जिस जमीन पर वो बसे हैं वो नजूल लैंड है, इसे लीज पर लिया गया है। इन लोगों का यह भी तर्क है कि पूरा हल्द्वानी ही नजूल लैंड पर बना है, और अगर उनको हटाया जा रहा है तो पूरे हल्द्वानी को भी हटना होगा। अब बॉस इसमें एक नया टर्म आ गया, सुन रहे हैं आप इसको? इसमें आ गई कहानी कि ये नजूल लैंड है, नजूल लैंड। अब आप बॉस कहेंगे ये क्या मक्खी उड़ती हुई है ये नजूल लैंड, ये क्या चीज होती है नजूल लैंड? क्योंकि पूरा दावा इसी बात पर है कि पूरा हल्द्वानी ही नजूल लैंड है, हमारी जमीन भी नजूल लैंड है। तो आपको आज विस्तार से बताता हूं कि नजूल लैंड क्या है। पाठशाला में आने का फायदा यही है, एक एक डिटेल आपको पता चलेगी। देखिए 1857 के विद्रोह के वक्त कई क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर ले ली थी। इन लोगों ने कंपनी राज को हिलाकर रख दिया था, लेकिन कंपनी को चुनौती देने की वजह से ये लोग अंग्रेजी राज के दुश्मन बन गए। जो लोग पकड़े गए, अंग्रेजों ने उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। कई लोगों को तब अपना गांव, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ऐसी जमीन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और इसे ब्रिटेन की रानी के नाम पर कर दिया। ऐसी ही जमीन को जो अंग्रेजों ने इन लोगों से ले लिया और ब्रिटेन की रानी के नाम कर दिया, उस जमीन को कहते हैं नजूल लैंड, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। आजादी के बाद ऐसी जमीन की मालिक सरकार बन गई, भारत सरकार। जिस राज्य में जमीन थी उस पर राज्य सरकार का कब्जा हो गया। साल 1956 में नजूल हस्तांतरण नियम बनाए गए। नजूल जमीन को 3 श्रेणी में बांट दिया गया: कृषि भूमि, गैर सिंचित और बंजर भूमि। गांव के पिछड़े और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, उन्हें नजूल जमीन पट्टे लीज पर दिए जाने लगे कि तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है, तुम लो इस पर खेती करो, कुछ करो। लीज पर दिया किसने? सरकार ने। लेकिन खास बात यह है कि नजूल जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है। नजूल जमीन को खरीदा नहीं जा सकता, ना ही इसे किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जो लोग दावा ठोक रहे हैं कि नजूल जमीन है, नजूल जमीन है, इसका मतलब सरकार ने दी होगी ना, लीज पे ली होगी ना। ये जमीन आपकी नहीं हो जाती बॉस, अगर नजूल है तो भी। लेकिन इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के सामने भी नजूल लैंड की जब दलील रखी गई तो क्या हुआ, यह भी सुनिए। तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि 1857 का विद्रोह हल्द्वानी में तो हुआ ही नहीं था, इसलिए यह जमीन नजूल भूमि हो ही नहीं सकती। जब वहां हुआ नहीं, वहां से कोई पकड़ा नहीं गया, अंग्रेजों ने लिया नहीं, रानी को दिया नहीं, तो नजूल लैंड कैसे होगा? पहले तो हाईकोर्ट ने यह कहा। फिर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नजूल नियमों का जिक्र करते हुए हल्द्वानी की जमीन पर प्रदर्शनकारियों के दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले में लिखा है कि अगर इसे नजूल की जमीन मान भी ले तो फिर नजूल से जुड़े नियमों का पालन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। फैसले में कोर्ट ने कहा कि नजूल नियम 59 के मुताबिक रेलवे स्टेशन से लगती नजूल जमीन को बिना रेलवे की मंजूरी के ना तो लीज पर दिया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। तो अगर तुम्हारा लॉजिक मान भी लें कि नजूल की जमीन है, तो क्या तुमने नियम फॉलो किया? रेलवे से पूछा कि इसको बेचना है, इसको लीज पे देना है? क्योंकि बिना रेलवे के इजाजत के नजूल की जमीन में आप ये नहीं कर सकते। नजूल नियम 61 है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति रेलवे की जमीन के पास नजूल जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अगर कोई निर्माण करेगा तो उसे रेलवे को 30 दिन पहले बताना होगा और रेलवे की जमीन की बाउंड्री से 100 फीट की दूरी पर ऐसा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि इन दोनों ही नियमों का पालन तो हुआ नहीं, अगर थोड़ी देर मान भी लें कि यह नजूल जमीन है, क्योंकि इस मामले में रेलवे से कोई मंजूरी ली ही नहीं गई। ली गई होती तो रेलवे दावा क्यों ठोक रहा होता? तो नजूल वाला कार्ड भी फेल हो गया।
जमीन पर हर दावा खारिज होने के बाद भी ये लोग अड़े हुए हैं कि ना हटेंगे ही नहीं, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। लेकिन आज मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि जब यही बुलडोजर वक्फ बोर्ड चलाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। आज इस देश के मुसलमानों को देखना चाहिए कि जो लोग आपके रहनुमा बनते हैं उनका मकसद सिर्फ आपके धर्म का, आपके वोट का इस्तेमाल करना है बॉस। इस देश के अंदर एक सरकार मुसलमान विरोधी है, यह माहौल बनाना है बॉस इनका मकसद। क्योंकि अगर बुलडोजर मुसलमान के घर पर चले और वक्फ बोर्ड चलाए तो इनके मुंह से चू चपड़ नहीं निकलता। आपको उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड की बात बताता हूं। पिछले साल सितंबर में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जे को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड या तो बुलडोजर खरीदेगा या फिर बुलडोजर किराए पर लेगा। इतना ही नहीं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सितंबर में कहा था कि अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी शुरुआत देहरादून के प्रेम नगर से होगी। और अब सुनिए, वो कह रहे हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कि जहां वक्फ की 14 बीघा जमीन पर अलीगढ़ के मुसलमानों का कब्जा है, जो सालों पहले यहां कारखानों में काम करने आए थे और वक्फ की जमीन पर अपना घर बना लिया। वहां पर करीब 200 परिवारों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। शादाब शम्स ने तब यहां तक कह दिया था कि पता नहीं ये कौन लोग हैं, हो सकता है कि ये संदिग्ध हो, इनका पिछला रिकॉर्ड संदिग्ध हो। उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है। तो बॉस, जब वक्फ की जमीन खाली कराने की बात आए और वहां मुसलमान भी बसा हो, तब मानवीयता खत्म हो जाती है। तब उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन जब बात रेलवे की जमीन खाली कराने की हो तो लखनऊ से लोग उड़ उड़ के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जा रही है, AIMIM के दिल में दर्द हो रहा है। क्यों? उत्तराखंड में वक्फ प्रॉपर्टी में के अतिक्रमण का हाल आपको बताता हूं। उत्तराखंड में जो वक्फ की संपत्ति है, उत्तराखंड यहां वक्फ की संपत्ति, जब वक्फ बोले बुलडोजर चलाएंगे तब इनके दिल में कुछ नहीं होता। 5303 संपत्ति है वक्फ की उत्तराखंड के अंदर, और 100 संपत्ति ऐसी है, 100 से ज्यादा, जिस पर अतिक्रमण की बात है। तो अगर इतना मानवीय पक्ष दिखता है तो यह अतिक्रमण भी छोड़ दीजिए ना बॉस। अतिक्रमण वाली संपत्तियों की कीमत जो है वो 1.5 लाख करोड़ बताई जा रही है। 1.5 लाख करोड़ यह दावा है वक्फ बोर्ड का, और संपत्ति है 5303, जिसमें से 100 को बता रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ की है। सोचिए कितना पैसा होगा इनके पास, कितनी जमीन होगी। और उस वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है कि इन लोगों को बसा दे, लेकिन अपनी जमीन से हटाने के लिए बुलडोजर चला देंगे। लेकिन माहौल क्या बनाया जाएगा? अरे मोदी योगी मुसलमान पर बुलडोजर चलाते हैं। वक्फ चलाए तो वो बेचारा धर्म देख के नहीं चलाता। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स कह रहे हैं कि जो प्यार से नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। एक बार उनका बयान भी सुनवा देता हूं। कब्जा आप हमारी संपत्तियों पर करके बैठे हैं, कृपया कर उन्हें खाली करें। जो प्यार से नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्ती के साथ बलपूर्वक कार्रवाई वक्फ बोर्ड करेगा, शासन करेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कितना भी बड़ा नेता हो, किसी कीमत पर भी, कितने बड़ा आदमी के पास अगर वक्फ की संपत्तियां होंगी, हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वक्फ बोर्ड यतीमों का, मिस्कीनों का, विधवाओं का हक है, और उस हक को हम किसी कीमत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी भी कीमत पर अपना कब्जा छुड़वा लेंगे, रेलवे को नहीं छुड़वाना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के बाद उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा? उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के बाद वक्फ की जमीन का इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंदों के लिए शेल्टर, युवाओं के कौशल विकास के लिए कोचिंग सेंटर के लिए किया जाएगा। तो बॉस, जो जमीन नहीं है कब्जे में, वहां ये करके दीजिए ना, इनको बना के दीजिए घर। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की बात कही जा चुकी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने मई 2022 में कहा था
कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, उस पर अवैध निर्माण किया है, उसे हटाने के लिए वक्फ बोर्ड अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करेगा और वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों को बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। तो वक्फ बुलडोजर चलाए तो सांप्रदायिक नहीं होता, सरकार चला दे तो मुसलमान विरोधी हो जाती है। यह आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देखें कि कैसे इस देश के में माहौल खराब करने के लिए नैरेटिव बनाते हैं ये लोग। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाता है। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली की हैं। यहां सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक मस्जिद बना दी गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत की। इसके बाद इस मस्जिद को गिरा दिया गया बॉस, कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर मस्जिद जो है हमसे बिना पूछे कैसे बना दी, मस्जिद गिर गई और कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई नेता यहां नहीं पहुंचा ये कहते हुए कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, मस्जिद कैसे गिर गई। वो वैसी जो गले की नस खड़ी हो जाती है बोलते बोलते उनकी कि एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे ज्ञानवापी मामले में, वो यहां आए भी नहीं, ना ओवैसी पहुंचे, ना कोई अखिलेश जी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। आपको पाठशाला में हम यह भी बता चुके हैं कि दिसंबर 2021 में गुजरात और हरियाणा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि अतिक्रमण की समस्या को देश भर की समस्या माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है बॉस कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हर जगह हो रहा है और इसकी वजह से हर बड़े शहर स्लम में तब्दील हो रहे हैं। यह एक दुखद कहानी है जो पिछले 75 साल से चली आ रही है। इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि रेलवे की जमीन पर कोई अतिक्रमण ना हो, इसके लिए रेलवे भी बराबर जिम्मेदार है और जैसे ही रेलवे को अपनी जमीन पर अतिक्रमण का पता चले वो तुरंत अवैध कब्जा करने वालों पर एक्शन ले। यह भी सुप्रीम कोर्ट का ही बता रहा हूं बॉस, पुराने मामले में।